नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी दी हिंदू को एनालिसिस करना शुरू करते हैं 27 अगस्त की। ठीक, तो ज़्यादा खबरें नहीं थी, 5 ही खबरें थी, तो उनको बारी बारी से एनालिसिस कर लेते हैं। और जो इसका जो पीडीएफ है वो आपको जर्नी टू आईएएस पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली का ये 2 पेज का पीडीएफ होता है, उसको सेव करके रख लिया करिए। शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास रहेंगे, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर है ब्लू कार्बन इकोसिस्टम। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम, ये होता क्या है ब्लू कार्बन इकोसिस्टम? ठीक, आपने देखा होगा जो समुद्र है और समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होता है, तो समुद्र और समुद्र के तटीय क्षेत्र में जो घास फूस जमाता है, जो झाड़ियाँ होती हैं, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, ब्लू कार्बन इकोसिस्टम। आखिर में कौन कौन होते हैं? तो एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंग्रोव होता है। मैंग्रोव आपने देखा हो ना, सुंदरबन है जहाँ पे झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, जो कि जब तूफान आता है, चक्रवात आती है, तो आपकी सुरक्षा का काम करते हैं, सुरक्षा कवर का काम करते हैं। मैंग्रोव हुआ, सॉल्ट मार्सेस हुआ, सी ग्रास हुई, यानी कि समुद्र में उगने वाली ग्रास हो जाती, घास हो जाती है। आपके नीचे समुद्र के कई सारे फूल उगते हैं ना, पौधे होते हैं जिनमें फूल लगे होते हैं। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझिए, थोड़ा इमेजिनेशन भी कर पाओगे ये सारी चीज़ों को देखकर। तो ये क्या होते हैं? ये सभी प्राकृतिक कार्बन सिंक का काम करते हैं, नेचुरल कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब सीधा होता है, जैसे कि समुद्र है, तो हम जितनी भी इन्वायरमेंट में CO2 को इमिशन करते हैं, उत्सर्जित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो समुद्र उसको अवशोषित कर लेता है और हजारों हजारों सालों से, वर्षों से उसमें इसको समाये हुए है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो पाता है। तो अगर इसीलिए तो कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बाहर निकलती है, तो क्लाइमेट चेंज होता है। तो आप समझिए, तो जो ये झाड़ियाँ होती हैं, घास फूस होते हैं, ये पेड़ पौधे होते हैं जंग, ठीक है ना, तटीय क्षेत्रों में हैं आपके, तो ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं इन्वायरमेंट से और क्लाइमेट चेंज होने को रोकते हैं। बात समझ में आई? इनका महत्व क्या है? इनका महत्व इतना है कि ये कुल समुद्र के 2% हिस्से पर पाए जाते हैं, कुल समुद्र के 2% हिस्से पे पाए जाते हैं, और टोटल समुद्र का कार्बन सिंक की क्षमता है उसका 50% ये योगदान देते हैं। यानी टोटल समुद्र के माध्यम से जितना कार्बन को सिंक करता है, अवशोषित करता है, उसका 50% में भूमिका इनकी होती है और 2% ये पाए जाते हैं। सोचिए, इतना महत्व है। ठीक, इनके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इन्वायरमेंट में इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाते हैं क्योंकि हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं उसको। पहला है डेंस वेजिटेशन। इनका बहुत डेंस यानी घने होते हैं, मोटी मोटी जड़ें होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं, मोटी जड़ें होती हैं, पत्ते होते हैं, इनके माध्यम से कार्बन को ये अवशोषित कर लेते हैं। सेडिमेंट ट्रैपिंग का काम करते हैं, जो अवसाद आते हैं नदियों के माध्यम से, तटों के माध्यम से अवसादों को रोक लेते हैं, और अवसादों के माध्यम से भी कार्बन को अपने आप में समाहित कर लेते हैं, सैकड़ों वर्षों तक बनाए रखते हैं उनको। कार्बन सिक्विस्ट्रेशन का काम करते हैं, सीक्विस्ट्रेशन यानी कि कार्बन को स्टोर करना, तो ये कहलाता है। तो ये क्लाइमेट चेंज को आखिर में होने से रोकते हैं, योगदान देते हैं कि क्लाइमेट चेंज ना हो। तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा, और अगर ये नष्ट हो रहे हैं तो सीधी बात है हम क्लाइमेट चेंज को आगे बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब कुछ टर्म है उनको देख लेते हैं। टर्म क्या है? एक है ब्लू कार्बन। ये क्वेश्चन सीधा पूछा यूपीएससी, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन है मैरीन कोस्टल इकोसिस्टम, यानी कि समुद्री जो इकोसिस्टम है, तटीय क्षेत्रों का जो इकोसिस्टम है, जो पेड़ पौधे ये जम जाते हैं जिनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को जो अवशोषित करते हैं, इन्हीं को कहते हैं ब्लू कार्बन। यानी कि इसका संबंध तटीय क्षेत्रों समुद्रों से, ब्लू कार्बन। ग्रीन कार्बन क्या है? जब पेड़ पौधे लगाते हैं, वन लगाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे लगाए तो वन हुए, ये भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो ये आपके ग्रीन कार्बन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ मिट्टी होती है, मिट्टी भी कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, तो ये भी कार्बन ग्रीन कार्बन के अंतर्गत आता है। तो ब्लू कार्बन यानी कि समुद्र, और ग्रीन कार्बन यानी कि वन हुए, धरती पर वन हुए, आपकी मिट्टी हुई। ब्लैक कार्बन क्या होता है? ब्लैक कार्बन इज सूट और बायोमास बर्निंग, यानी कि हम जब जैव भार यानी ईंधन यानी लकड़ियों को माना कि जला रहे हैं, तो उसे एक सूट काली काली
निकलता है उसी को ब्लैक कार्बन कहते हैं। ये ब्लैक कार्बन बहुत खतरनाक होता है। ये ब्लैक कार्बन इन्वायरमेंट में जाता है आपकी जो ग्लेशियर उन पे चिपक जाता है। जब ग्लेशियर में चिपक जाता है तो क्या होता है, जो एल्बिडो है एल्बिडो को कम कर देता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है, आपके जो ग्लेशियर होते हैं उनसे टकराता है, वापस चला जाता है, तो टेम्परेचर कम रहता है। ये क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ये परावर्तन जो होता है सूर्य का प्रकाश का, उसको कम कर देते हैं, कम भेजते हैं और ज़्यादा हीट जो होती है ले लेते हैं, तो इससे ग्लेशियर भी पिघलते हैं। तो ये ब्लैक कार्बन है। ब्राउन कार्बन क्या होता है? ब्राउन कार्बन होता है कि जब हम बायोमास जलाते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे कण और निकलते हैं, थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, तो इसी को ब्राउन कार्बन कहते हैं। चारों टर्म देखना यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इतनी खबर थी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगली खबर क्या है? अगली है हंटिंगटन डिजीज़। हंटिंगटन डिजीज़, ये हालांकि सुनने में नया शब्द लगेगा लेकिन नया नहीं है। हंटिंगटन डिजीज़ को रेयर डिजीज़ में शामिल करने की डिमांड की जा रही है। हंटिंगटन डिजीज़ को रेयर डिजीज़ में शामिल करने की मांग की जा रही है। इससे क्या होगा, जब रेयर डिजीज़ में शामिल कर ली जाएगी तो इसमें भारत सरकार इन रेयर डिजीज़ के ट्रीटमेंट करवाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, रुपया पैसा देती है, सपोर्ट देती है ना, सहायता देती है। क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा होता है, दुर्लभ बीमारी, महंगा इलाज होता है, इसलिए इसमें सरकार सपोर्ट देती है। और बहुत कम होती है, यानी कि लाखों में, 1 लाख में 3 से लेकर 7 तक, 3 से लेकर 7 तक लोग होते हैं, बीमारी होती है 1 लाख लोगों में। और इसके लिए ठीक है जागरूकता भी फिर फैलाई जाती है। हमारे पास एक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021, ये पॉलिसी है, इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो मांग क्यों हो रही, क्या है, ठीक है। अब हंटिंगटन डिजीज़ जो है बीमारी है, उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, है क्या किसमें ये चीज़। ये एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। ठीक है, इनहेरिटेड ब्रेन डिसऑर्डर। होता क्या है इसमें, ये होता है कि जैसे ये बीमारी होती है, आपकी जो मस्तिष्क की सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी धीमे धीमे मृत्यु होने लगती है, कोशिकाएं मरने लगती हैं। और मस्तिष्क की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी मौत होने लगती है। अब आप सोचिए, मस्तिष्क में जो कोशिकाएं उनकी मृत्यु होने लगती है, और मस्तिष्क ही आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर उन्हीं की मृत्यु होने लगेगी तो आपकी क्या होगा, इसका प्रभाव आपके पूरी शरीर पे पड़ेगा, इसका प्रभाव दिमाग पे पड़ेगा, इसका साइकोलॉजी पड़ेगा, हर तरह प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि सेल डिवीज़न होता है पूरी बॉडी में, यानी कि पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता है। जितनी न्यूरॉन्स होती हैं उतनी ही रहती हैं मरते दम तक, और वो अगर कम होने लगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इससे ठीक है, तो इससे प्रभावित अंग क्या क्या होता है, एक तो है मोटर मूवमेंट, इनकी आपकी जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाती, अनियंत्रित हो जाती। आप यहाँ पे पैर रख रहे हो तो कहीं और पैर रख रहा है, यानी कि आपको लगेगा कि कोई शराबी चल रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ और बोल दोगे, यानी कि पूरी आपकी गतिविधि हैं पूरी अनियंत्रित हो जाती हैं। दूसरा है कॉग्निटिव स्तर पे, यानी कि थिंकिंग लेवल पे, जब आपकी न्यूरॉन्स खत्म होती जा रही हैं तो आपकी थिंकिंग लेवल अच्छा नहीं हो पाएगा ना। आप क्या करोगे, आप मतलब मेमोरी लॉस होता जाएगा, आप चीज़ों को जल्दी जल्दी भूलने लगोगे, आप कुछ याद नहीं रख पाओगे, लोगों को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ चीज़ें सोचने में प्रॉब्लम होगी, है ना, नाम भूल जाओगे। साइकोलॉजी के स्तर पर आप डिप्रेशन में जा सकते हो, मूड स्विंग करेगा आपका, है ना, डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी समस्याएं इसमें देखने को मिलेंगी। मेन चीज़ क्या है, और इसमें अगर जैसे ही बीमारी हो जाती है, आपको पता है मैंने कहा कि 3 से लेकर 7 लोग होते हैं, मुश्किल से 1 लाख लोगों में उनको बीमारी होती है, इसलिए रेयर डिजीज़ होती है ये। तो ये बीमारी जैसे ही व्यक्ति को हो जाती है और जैसे ही उसके में सिम्टम्स ये दिखने लगते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति की आयु बहुत कम हो जाती है। जैसे ही सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो सिम्टम्स दिखने के बाद वो 15 से 20 वर्ष से ज़्यादा व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। 15 से 20 वर्ष तक वो जीवित रहेगा, फिर मर जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे क्या इसका ट्रीटमेंट है कोई सर? तो माय डियर फ्रेंड, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आ पाया है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आप दवाइयों के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से कुछ इसके जो सिम्टम्स हैं उनको बढ़ने से रोक दो। ठीक है, धीमे धीमे बढ़ें, यानी कि उनको मैनेज करना, जिससे कि एज को बढ़ा सकते हैं,
15-20 साल जी रहे, थोड़ा और आगे जी सकते हैं, कोई 5 वर्ष और ज़्यादा, कोई 20 वर्ष ज़्यादा, कोई 15 वर्ष ज़्यादा, है ना, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी नहीं आया मार्केट में। और ये जेनेटिक है, तो ये क्या होती है, माता पिता में अगर ये बीमारी है तो बच्चों में ये बीमारी होने की संभावना 50% होती है। 50% संभावना है कि बच्चों को भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक, कारण क्या है, तो इसको HTT का म्यूटेशन होता है, उससे होती है। ये PDF आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझे होंगे इसका। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज़ हो गया। अगला है तंबाकू। देखिए, तंबाकू का दिनों दिन हमारे यहाँ कंजम्पशन खूब हो रहा है। आज के युवा खूब धूमधाम से पी रहे हैं, और आप देख रहे हैं मूवियाँ भी आ रही हैं, उसमें भी आराम से पीते हैं, और वो एक शौक के रूप में होता है, जुआ केसरी, है ना, दाने दाने। ठीक है, ये सारे ऐड तो आते हैं यहाँ आपकी। बहरहाल, तंबाकू का हमारे यहाँ खूब उपभोग हो रहा है, खूब खा पी जा रही है। ठीक है, तो समस्या क्या आ रही है, फिर समस्या देख लेते हैं, फिर कुछ फैक्ट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, तंबाकू अगर बहुत ज़्यादा अगर कंजप्शन किसी भी देश में हो रहा है, तो उस देश का तो यूथ बर्बाद है, और देश भी अंधकार में है, क्योंकि हेल्थ नहीं ठीक रहेगा, दिमाग नहीं सही से काम करेगा, आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो हमारे यहाँ एक्ट भी है, इसके लिए कानून है। एक है कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट 2003 का है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वो ये एक्ट लाए थे। इसका फुल फॉर्म देखिए, सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट, यानी कि सिगरेट, उसके अलावा जो अदर तंबाकू जो प्रोडक्ट हैं उनका एक्ट है, कोटपा एक्ट 2003। इसमें देखो, वही कहते हैं ना, हमारे यहाँ कानून तो बहुत हैं, लेकिन वो लागू नहीं सही से होते हैं। तो ये कानून भी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो एग्जीक्यूट किया जाना था अच्छे से, वो बेहतर नहीं किया गया है। कानून तो अच्छा नहीं है, मतलब कानून अच्छा है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। और भारत में ये भी हो रहा है कि परोक्ष रूप से ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, इनका विज्ञापन भी हो रहा है। ऐसे OTT के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से, सरोगेट ऐड होते हैं, इनके माध्यम से ऐड हो रहा है। ऑन द अदर हम वेस्टर्न देशों की बात करेंगे, ऐड नहीं होने देते, वो किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में ऐड नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ इसका ऐड हो रहा है, जुबान केसरी। तो इसमें किया क्या जा सकता है और क्या फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, मेंस में कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ एथिक्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स देख लेंगे जो PT में आ सकता है। देखिए, बीड़ी और सिगरेट की बात करें तो बीड़ी पर हमारे यहाँ टैक्स है 22% और सिगरेट पे टैक्स है 50%, जबकि WHO की सलाह है कि चाहे बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो, इन पे टैक्स होना चाहिए 75%, उससे 1 पैसा कम नहीं, 75% टैक्स लगाओ कम से कम। हमने वो भी कम लगाया, बीड़ी और सिगरेट पर क्रमशः 22% और 50% टैक्स लगाया। तो इससे क्या होता है, तंबाकू बहुत सस्ती हो जाती है, और यूथ खूब पीते हैं, खाते हैं, और जुआ केसरी बोलते हैं। ठीक है, छल्ले छोड़े जाते हैं आजकल। 85% पिक्टोरियल वार्निंग होती है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा कि जो आपका सिगरेट का डिब्बा होता है, जैसा कि ये चार्जर है, आप मान लीजिए कि थोड़ा और बड़ा एक सिगरेट का डिब्बा है, तो इस सिगरेट के डिब्बे पर जो 85% हिस्सा होता है, उस पर पिक्चर के रूप में चेतावनी लिखी होती है। उसमें आपका मुंह सूजा हुआ वो कैंसर वाला दिखाया जाएगा, मरा हुआ कुछ और दिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं ना। तो 85% वो होता है कैंसर मृत्यु, ये सारा। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो पश्चिमी दुनिया है वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन समय समय पर वो अपडेट भी करते हैं चीज़ों को। ऐसा होता है ना कि आप एक चीज़ कई बार देखते रहो लंबे समय तक, तो आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर वो आपको चीज़ दिखना बंद हो जाती है ना। तो वही होता है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये बदलते ही नहीं कुछ। इनमें भाई पिक्चर बदलनी चाहिए, बोला जाना चाहिए कि मर भी जाओगे, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इनको समय समय पे अपडेट करना चाहिए, लेकिन वो भी अपडेट नहीं करते हम। तो ये भी हमारी समस्या है बहुत बड़ी तंबाकू में। ई सिगरेट जो होती इलेक्ट्रॉनिक, ये सिगरेट हमारे यहाँ बैन है, लेकिन बैन होने के बाद भी ये मार्केट में इसकी एक्सेस खूब है, खूब मार्केट में उपलब्ध है। ये भी फेलियर है हमारी जो कोटपा एक्ट है 2003 का, इसकी फेलियर है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड यही है कि तंबाकू की शिक्षा दी जाए, यानी कि शिक्षा, हमें तो लगता है कि शिक्षा में इसको शामिल करना चाहिए और बखूबी इसको सही से जागरूक करना चाहिए लोगों को। साथ ही साथ कानूनों को सही से लागू करो, जो कोटपा एक्ट है उसको लागू करो, इसमें सुधार करो, जैसे टैक्स है उसको बढ़ाओ, आप जागरूकता बढ़ाओ, जो आपकी जो पिक्टोरियल वार्निंग होती है उसको अच्छे से करो, कानून को अच्छे से लागू करो,
इनके, है ना, ये सारी चीज़ें। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, तंबाकू पुर्तगाली लाए थे, मूल रूप से हमारे यहाँ नहीं था, तंबाकू पुर्तगाली लाए थे, और जो अकबर के समय उत्तर भारत में भी काफ़ी इसको बढ़ावा दिया गया। उत्पादन की बात करें तो दूसरे नंबर पे हम ज़्यादा उत्पादन करते हैं, पहले नंबर पे चीन। तो उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। एक्सपोर्ट में ब्राज़ील पहले नंबर पे है, भारत दूसरे नंबर पे है। यानी कि उत्पादन और एक्सपोर्ट में, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में भारत दूसरे नंबर पे है, और उत्पादन में पहले नंबर पे चीन और एक्सपोर्ट पे पहले नंबर पे ब्राज़ील। क्लियर। एक तरफ हम ये बात कह रहे हैं कि तंबाकू को रोकें, कैसे रोकें, कोटपा एक्ट ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, ठीक। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय तंबाकू बोर्ड भी है, भारतीय तंबाकू बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू बोर्ड क्या करता है, ये कहता है कि कैसे तंबाकू के उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक, तंबाकू के उत्पादन को बढ़ाना है, तंबाकू के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो तंबाकू के निर्यात को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए काम करता है। जो तंबाकू उत्पादन से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको सहायता करना, तकनीकी सहायता देना, ठीक है ना, आप उनको जागरूक करना, ठीक है, कितनी कितनी कहाँ तंबाकू उत्पादन होगा वो करना, उनको सहायता करना, उनको ऋण उपलब्ध हो सके वो करना। तो ये सारे काम हम ये भी कर रहे हैं। रेगुलेशन का काम करना, है ना, ये सारे काम भी करते हैं। तो तंबाकू जो बोर्ड है उसको देख लीजिए, भारतीय तंबाकू बोर्ड। इसकी स्थापना तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के अंतर्गत 1976 में की गई। हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, और वाणिज्य एवं जो उद्योग मंत्रालय है उसके अधीन ये सेवा करता है, ठीक। काम देख ही लिया। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाते हैं। हिपोक्रेसी है ये, है ना। अब एक डेटा देख लीजिए, इसको नोट कर लेना, बहुत काम में आएगा। दुनिया भर में WHO का डेटा है, WHO का डेटा है कि दुनिया भर में हर वर्ष 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है ड्यू टू तंबाकू कंजम्पशन, ठीक है। तंबाकू के उपभोग की वजह से 80 लाख लोगों की मौत होती है, जिनमें से 13 लाख वो लोग हैं उनकी मृत्यु होती है जिन्हें कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर ये कौन होते हैं? मान लीजिए आप जो सामने सुन रहे हैं मुझे, आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तो आप 80 लाख में शामिल हो, ठीक है। लेकिन मैं हूँ तंबाकू नहीं पीता हूँ, लेकिन पता चला आप उधर पी रहे हो, मैं इधर खड़ा हूँ, उसका धुआं मेरे पास भी आ रहा है, तो मैं भी तो प्रभावित हो रहा हूँ उससे। तो यही समस्या है, तो इसी को कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। तो इसलिए कोई अगर सिगरेट पी रहा है, आपका दोस्त हो कोई भी हो, तो उससे दूर रहिए, दूर भाग जाइए तुरंत, है ना, क्योंकि आप नहीं पिएंगे तो भी आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगली खबर है प्रोजेक्ट 17A प्रोजेक्ट। देखिए नेवी ने अभी 2 वॉरशिप सौंप दिए हैं। किसको? नेवी नहीं सौंप दिए हैं, जो कंपनियों ने बनाया है, कौन कंपनियां बता देंगे, उन्होंने नेवी को सौंप दिया है। बाकायदा राजनाथ सिंह आए, उन्होंने इसका अनावरण किया, ठीक है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है एक INS उदयगिरी और एक INS हिमगिरी। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी 2 फ्रिगेट्स हैं, फ्रिगेट्स, ठीक है। फ्रिगेट्स क्या होते हैं अभी बताते हैं। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाएंगे, दुश्मन के रडार इसको पकड़ नहीं पाएंगे, तो दुश्मन का जो अटैक होगा वो होने से बच जाएगा, हमारा सेफ बचेगा, सुरक्षा होगी उसकी, ठीक है। युद्ध में हम आगे रहेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 17A। देखिए सबसे पहले जो बड़ा होता है नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है। इसके नाम ही में छुपा हुआ कि एयरक्राफ्टों को कैरियर करता है। तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा जहाज़ होता है जिनमें छोटे छोटे कई सारे जहाज़ होते हैं, तो वगैरह ये सारी खड़े होते हैं उस पर, ठीक है। तो उसी को एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहते हैं। ये हमारे पास अभी 2 हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, ये 2 पात्र हैं हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अमेरिका वगैरह के पास काफ़ी हैं, 10-12 हैं, ठीक है। उससे थोड़ा छोटा होता है, उसे कहते हैं डेस्ट्रॉयर। जैसे INS कोलकाता है, INS विशाखापत्तनम, ये कई सारे हैं। INS कोलकाता, INS विशाखापत्तनम, ये 2 एग्जाम्पल बताया है। जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर 2 ही हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत वाली, ठीक है। डेस्ट्रॉयर इससे थोड़ा छोटा होता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, डेस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है फ्रिगेट्स, जैसे कि INS शिवालिक, ये फ्रिगेट्स होता है। ये भी दुश्मन देशों को चुन चुन के मारता है, बड़ा सा जहाज़ होता है लेकिन छोटा होता है, ठीक है, डेस्ट्रॉयर से। अगला होता है कॉर्वेट्स होता है, जैसे कि INS कमोरता है ना,
ये उससे भी छोटा होता है, काम तो सभी यही करते हैं। ये हो गया, क्लियर हुआ। तो कौन सा, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, ठीक है। प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट 17 है, एक प्रोजेक्ट 17A है। तो प्रोजेक्ट जो 17 है वो शिवालिक क्लास की इन सब चीज़ों को बना रहा है, शिवालिक क्लास, और प्रोजेक्ट 17A है जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो नीलगिरी क्लास को बना रहा है, नीलगिरी क्लास। देखो प्रोजेक्ट 17A है, इसके माध्यम से 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। उनके नाम देख लीजिए, एक है INS नीलगिरी, एक है INS हिमगिरी, ठीक है, INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS विंध्यागिरी, INS महेंद्रगिरी, ठीक, ये 7 बनाई जा रही हैं। इनको बना कौन रहा है, जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है मुंबई में एक कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, और एक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में। ये दोनों मिलके बना रही हैं, मझगांव और गार्डन रीच, ये दोनों मिलके बना रही हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी खबरें हुई हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना। डेली आपको 6 बजे ये क्लास मिल जाया करेगी, 20 मिनट के आसपास होती है। आप चाहें तो इसको थोड़ा स्पीड कर लोगे तो 15 मिनट में, 14-15 मिनट में देख पाओगे, और आपको कम समय में इसे गागर में सागर की रूप में आप देख सकते हो। अच्छी खबरें मिल जाएंगी आपकी सारी, दी हिंदू का एनालिसिस मिल जाएगा, और कम से कम समय में, जो कि UPSC की नीड है ना, पूरा उसके अकॉर्डिंग। तो डेली आप 1.5 घंटे की क्लास देखेंगे, आध घंटा लिखने में लगेंगे, 2-2.5 घंटे समय करंट में देने के लिए है नहीं। इसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, प्रॉपर इसका PDF बनाया हुआ है बाकायदा बाखूबी, इसको आप देख लीजिए। इसको मैं टेलीग्राम में ये सब चीज़ों को डाल दूँगा, आप 2 से 3 पेज होते हैं, उनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, पढ़ाई लिखाई करिए।